कहना चाहती हूँ कि सरकार ने इन दावों को पूरी तरह से 2 दिन पहले ही खारिज कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये आप लोगों की तरफ से एक भ्रम फैलाया जा रहा है। वो कह रहे 11 मई 2025 को ही इन्होंने एक प्रेस वार्ता की थी जिसमें इन लोगों के नाम शामिल थे। सेकंड, उन्होंने कहा कि 14 अगस्त किसने प्रेस का किसने प्रेस वार्ता की थी? डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो आया था, मैं उस बयान की बात कर रही हूँ आपके आगे। तो उन्होंने कहा कि 14 अगस्त 2025 को ही एक हमने प्रेस विज्ञप्ति हमने दी थी जिसके अंदर हमने इनका वीरता पुरस्कार का नाम दे दिया गया था। और 15 जनवरी 2026 को जयपुर के अंदर उन्होंने जो सेना दिवस परेड जो हुआ था, उस दौरान इन 6 शहीदों के नाम बोल दिए गए थे, बता दिए गए थे और उनको मेडल भी देने की बात कर दी गई थी। और 8 अक्टूबर 2025 को ये उनके परिवारों को जाकर ये सम्मान देने की बात कही गई थी। तो ये सरकार ने पूरी विज्ञप्ति शनिवार को यानी कि सैटरडे को उन्होंने ये हम लोगों को दी और उसमें बताया कि जो ये कहा जा रहा है कि 6 शहीदों के नाम नहीं थे, वो पूरी तरह से विपक्ष के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। आपसे मैं पत्रकार हैं, जो भी इन्होंने 11 मई को जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी उसमें अगर इनके नाम हैं तो मुझे बता दीजिए। 14 मई को प्रेस विज्ञप्ति जो जारी की गई थी उसके अंदर कोई नाम है तो बता दीजिए। और ये बता दीजिए कि अगर उनमें उसके नाम थे या कुछ लोग शहीद हुए थे तो राजनाथ सिंह जी ने सदन के पटल पर यह क्यों कहा कि किसी सैनिक की कोई क्षति नहीं हुई है? या तो वो झूठ बोल रहे थे या राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे थे। कहो, या तो वो माफी मांगेंगे या राजनाथ इस्तीफा देंगे। दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं। अगर राजनाथ सिंह सही थे, अगर उनको रक्षा मंत्री होते हुए यह नहीं मालूम कि मेरे नीचे 5 जवान या 6 जवान शहीद हुए हैं इस लड़ाई के दौरान, तो उनको रक्षा मंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। 28 मई को ही उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए था। हमें नहीं चाहिए ऐसा रक्षा मंत्री जिसको यह नहीं पता कि मेरे नीचे लोग शहीद हो चुके हैं। कौन सी प्रेस विज्ञप्ति की बात करते हैं? 4 अगस्त को शहीद की मां का भाषण सुनिए। वो कहती है कि मैं इनकी जुबान काट लूंगी। उसका दुख और दर्द सुनिए। क्यों कहा उसने? पब्लिकली उसका नाम था या नहीं था? उस मां से पूछिए जिसने अपना बच्चा खोया है, उस पत्नी से पूछिए, सुरेंद्र मोगा की पत्नी, और जो छोटे छोटे उसके बच्चे हैं। वहां तक हम पहुंचे, कांग्रेस पार्टी पहुंची, एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट पहुंचा, राहुल गांधी जी का संदेश पहुंचा। और जब हम लोग उस परिवार के पास गए तो उसके बाद 4 अगस्त की यह वार्ता थी, प्रेशर था। 12 अगस्त को वहां पर एयर चीफ को भेजा गया, सभी प्रोटोकॉल्स तोड़ते हुए, कि मुद्दा बहुत बड़ा बनता जा रहा था पूरे देश भर में। एयर मार्शल एपी सिंह 12 अगस्त को उस परिवार के पास गए थे। और वो हम आपको जो न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स है वो भी आपके साथ साझा करेंगे। उसकी मां ने कहा था कि मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, आज तक हमें कोई पैसा नहीं मिला है, आज तक कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिली है, आज तक बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट नहीं मिला है, जो कि 1 महीने में हो जाना चाहिए। 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है, 11 जून तक उनके पास बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट हो जाना चाहिए जिसके जरिए सारी की सारी बेनिफिट्स मिलते हैं। 12 अगस्त तक, 3 महीने तक क्यों नहीं दिया गया? उनको 6 महीने लग गए थे उस बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट के लिए गुहार लगाते लगाते। यह है मोदी सरकार, यह है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। झूठ बोलते हैं इनके। मैंने 5 झूठ तो आपके गिना दिए। तो इनको एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करने में क्या तकलीफ होती है? डेट दे देंगे, इतनी तारीख को ये किया, इतनी तारीख को ये किया, इतनी तारीख को वो किया। यहां तो पूरा का पूरा सामने आपके दिखा दिया, उनका झूठ दिखा दिया। जी कर्नल साहब, जैसा चूंकि आप कर्नल भी रहे हैं और फौजियों को बहुत बारीकियों से देखा है, हम लोग तो बचपन से देख रहे हैं, तो हमारे लिए वो एक हीरो टाइप वाली इमेज होती है और रिस्पेक्ट देना भी चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, इसी बीच में आपने एक मुद्दा उठाया है डिसेबिलिटी का। तो जो दिव्यांग फौजी होते हैं
उस समय में और अभी में क्या अभी उनके अधिकार का हनन पहले के कंपैरिजन में ज्यादा हो रहा है? क्या उन्हें सुविधा नहीं दी जा रही है? क्योंकि कुछ दिन पहले जो डिसेबल पीपल थे उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया था और शायद यूएसए तक, पेंटागन तक ये आवाजें गई थी कि उनके कंपैरिजन में इंडिया में डिसेबल लोगों को जो है वो दरकिनार किया जाता है। इसके अलावा ये मुद्दा उठा था ऑपरेशन लंगरा से भी कि जब उनको संबोधित करके ये कहा गया था कि लंगरा यानी कि संविधान में ये चीजें मनाही हैं, आप नहीं लंगरा कह सकते हैं। तो इस तरीके की बातें आ रही है, क्या वो अधिकार यहाँ नहीं मिल रहा है इंडिया में फौजियों में? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। अंग्रेजों की सरकार थी 1923 के अंदर, जो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट बना था, उसके अंदर पैरा 18 और 19 के अंदर ये दो कैटेगरी बनाई गई थी। एक, जो भी कोई हमारे सैनिक किसी भी ऑपरेशन के अंदर शहीद होते हैं, जो विकलांग हो जाते हैं, तो उनको उनकी जो पेंशन मिलेगी उस डिसेबिलिटी पेंशन को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाएगा। 1923 की बात बता रहा हूं। उसके बाद एक और उसी के अंदर पैरा 19 है, वो ये कहता है कि अगर सेना में सेवारत होते हुए बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं चोट लग जाती है, किसी तरह से घायल हो जाते हैं, तो वो उसके बाद वो फौज में भी रहकर काम करते हैं, तो उन लोगों की पेंशन को भी, डिसेबिलिटी पेंशन को भी इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया। ये अंग्रेजों के समय की बात। 1961 में जब इनकम टैक्स एक्ट बना तो पैरा 28 और 29 के अंदर यही प्रोविजंस को लागू रखा। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार सैनिकों के हकों को का हनन करने पे तुली हुई है। पहले ओआरओपी जो यूपीए सरकार ने दी थी, उसका इन्होंने मखौल बना दिया, जिस तरह से लागू की। 2017 के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक 29 सितंबर 2017 को हुई थी और उससे अगले दिन 30 सितंबर को डिसेबिलिटी पेंशन को इनकम टैक्स के दायरे के अंदर सीबीडीटी के एक सर्कुलर द्वारा ला दिया गया। और उसके बाद जब सारे देश में शोर मचा तो उसके बाद उन्होंने सर्कुलर को विड्रॉ किया। तो ये सोची समझी नीति है इनकी कि किस तरह से कितना पैसा बचाओगे। 100 करोड़, 200 करोड़, 250, 300 करोड़ और इससे ज्यादा क्या। इसके बाद इन्होंने 2017 में, क्योंकि ये कामयाबी नहीं हुए इस मंशा के अंदर, तो इन्होंने 2019 के अंदर एक सर्कुलर दोबारा से जारी किया। उन्होंने कहा कि जो सैनिक विकलांग हो जाते हैं और 100% विकलांग हो जाते हैं और वो सेना में नहीं रखे जाते, उनको बाहर कर दिया जाता है, तो उन्हीं की पेंशन को सिर्फ इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाएगा। लेकिन जो सैनिक सेना में रह जाते हैं विकलांग होने के बाद 50%, 60%, 70%, और उनको इन्फेंट्री, आर्मर्ड फाइटिंग आर्म से सर्विसेज के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है, तो उन लोगों की डिसेबिलिटी पेंशन को इन्होंने टैक्स के दायरे में इस सर्कुलर के द्वारा जारी कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने आवाज उठाई, सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 1961 का जो इनकम टैक्स का एक्ट है, उसके अंदर यह प्रोविजन है कि आप इनकम टैक्स के दायरे में इसको नहीं ला सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया उस सर्कुलर के ऊपर, जब तक कानून बदली नहीं होता। और देख लीजिए कितनी हठधर्मिता है इस मोदी सरकार की कि उन्होंने 2023 के अंदर जो एक सर्कुलर जारी किया कि न्यू डिसेबिलिटी पेंशन, उस न्यू डिसेबिलिटी पेंशन के अंदर जो डिसेबल्ड सोल्जर्स हैं उनकी जो पेंशन थी उसको इंपेयरमेंट रिलीफ कर दिया, नाम दे दिया। इंपेयरमेंट रिलीफ करने से तो जो अब सेना के विकलांग साथी आ रहे हैं उनकी पेंशन ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स के दायरे के अंदर आ गई। और उसके बाद जब 2025 में नया इनकम टैक्स एक्ट बना,
उस इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इस डिसेबिलिटी पेंशन को डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स लगा दिया गया है और 1 अप्रैल 2026 से वो लागू है। और हठ धर्मिता की लिमिट देखो, सब लोग, राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई, निर्मला सीतारमण जी को लिखा और उसके अंदर वो एक प्रोविजन को बताते हैं कि हमने कोई भी बदलाव नहीं किया। जो सैनिक विकलांग होने के बाद सेना से बाहर कर दिए जाते हैं उनकी इनकम टैक्स से फ्री है, लेकिन जो सेना में रह जाते हैं वो इनकम टैक्स के दायरे में हैं, लेकिन उसके बारे में जिक्र नहीं किया। सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन दी, एक पैरा का तो जिक्र किया, दूसरे पैरा को छुपा गए। यह है झूठ। इस झूठ के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लेटर है जो राहुल गांधी जी के लेटर है, राजू, एक वो लेटर हम आपके पास रिलीज कर देंगे जो राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई है और डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर, और निर्मला सीतारमण जी ने उसका जवाब दिया है। उसके अंदर आधा प्रोविजन बताया और आधा प्रोविजन छुपाया। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से ये स्टे ऑर्डर खत्म होगा, क्योंकि नया कानून बन चुका है, तो उसके बाद आप देखना अगले 2 महीने के अंदर सभी 2 लाख के करीब ऐसे हमारे सैनिक हैं जो विकलांग हैं, उनकी विकलांगता पेंशन जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसके ऊपर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। यह है मोदी सरकार का चाल चरित्र और चेहरा। देश के सैनिक और सैनिकों का और शहीदों का, विकलांगों का, जो लड़ते हैं और लड़ते लड़ते गोली खाते हैं और विकलांग हो जाते हैं, उनका अपमान करने का काम किया है इस मोदी सरकार को। तुरंत प्रभाव से चले जाना चाहिए, राजनाथ सिंह जी को हटा देना चाहिए। यही हमारी आपके जरिए मांग है। सर, मैं तेजपाल सिंह। आपने कहा कि राष्ट्रपति महोदय संज्ञान लें, ऐसा बोला आपने, संज्ञान लें। अभी पिछले साल आपको पता होगा सिंदूर ऑपरेशन के बाद में कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय साहब ने टिप्पणी की थी जो संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और माफी को भी नहीं माना और कहा कि शर्मनाक है। उसके बाद आज तक वो कैबिनेट मंत्री बने हुए और अभी राष्ट्रपति महोदय से भी लेटेस्ट मिले हैं। मैंने अपने प्रेस वार्ता में शुरू में कहा था, राजनाथ सिंह जी ने कहा था बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते हैं, 2014 की बात है ये, तो ये इस्तीफे नहीं देते हैं, ये झूठ बोलते हैं, महिला अफसरों का अपमान करते हैं। सोफिया कुरैशी हमारी एक डेकोरेटेड सोल्जर हैं, उसका अपमान करते हैं। सैनिकों की जगह जगह पर मार पिटाई हो रही है, उसके बाद उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। इंदौर के अंदर हमारे अफसरों की जो ऑफिसर्स और जेसीओज हमारे जवान हैं, उनकी मंगेतरों के साथ छेड़छाड़ हुई है। मणिपुर के अंदर हमारी 2 कारगिल ऑपरेशन और ऑपरेशन पवन श्रीलंका के अंदर वो लड़ाई लड़ पाया। उसकी महिला, उसकी वाइफ को नग्न अवस्था के अंदर परेड कराया गया, ये मोदी सरकार चुप रही। भुवनेश्वर के अंदर हमारे एक ऑफिसर की वाइफ को, मंगेतर को, डिप्टी सीएम वहां के, उनके बेटे ने प्रताड़ना की, पुलिस स्टेशन के अंदर ले गए और वहां पर उनके साथ जो है बदसलूकी की, लेकिन आज भी वो डिप्टी सीएम कायम है। जयपुर के अंदर हमारा एक पैरा कमांडो जो सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर इन्वॉल्व था, पाकिस्तान के अंदर 10 किलोमीटर अंदर जाकर पाकिस्तानियों को मारकर आया, लेकिन जयपुर के पुलिस स्टेशन के अंदर बीजेपी की सरकार होते हुए उस लड़के को, हमारे उस सिपाही को, सर्विंग सोल्जर को, उसको थाने में बुलाकर एसएचओ ने नग्न करके उसके पीछे मार पिटाई की। लड़ाई लड़ रहे हैं हम, राहुल गांधी के न्याय योद्धा हैं, लड़ते रहेंगे। हमारे कर्नल बाथ पटियाला के अंदर वो और उनके बेटे, उनको पुलिस के सिपाही, पुलिस के अफसर, उन्होंने मार पिटाई की, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। देहरादून के अंदर हमारे एक ब्रिगेडियर साहब की गोली मारकर हत्या कर दी गई 1 अप्रैल 2026 को, और वो बीजेपी का एक मंत्री है, सैनिक कल्याण मंत्री, उसके क्षेत्र के अंदर आता है। पब के अंदर से दारू पीकर 2 लड़के आपस में लड़ते हुए आ रहे थे, ब्रिगेडियर साहब जो है वॉक कर रहे थे, गोली मार दी। क्या बात करेंगे आप इनकी? ये हट धर्मी लोग हैं,
ये हमारा जो अग्निवीर सोल्जर है जिसकी आप बात कर रहे हो, अग्निवीर सोल्जर के बारे में बोलते हैं कि अग्निवीर हमारे बीजेपी के दफ्तरों के सामने सिक्योरिटी गार्ड का काम करेंगे। एक और वीडियो जो अग्निवीर की सच्चाई है वो बताना चाहेंगे, आपके साथ साझा करेंगे। इन्होंने ये बोला कि अग्निवीरों को, अमित शाह ने बोला अग्निवीरों को पक्की नौकरी देंगे, 10% रिजर्वेशन इधर से उधर, पता नहीं बीजेपी इसमें बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर देंगे। लेकिन आज वो लड़ाका जो है हमारा अग्निवीर, वो लड़ रहा है, एक हाथ में किताब है कि अगला टेस्ट उसने पास करना है क्योंकि 4 साल के बाद वो बेरोजगार हो जाएगा, और दूसरे हाथ के अंदर उसके राइफल है। कैसे उम्मीद करेंगे? और इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक सर्कुलर है, शायद मैं आप लोगों से साझा करूंगा, जिसके अंदर उन्होंने सर्कुलर के अंदर कहा है कि अग्निवीर जल्दी ही हमारे देश में अपनी 4 साल के कार्यकाल पूरा कर वापस आएंगे, और उन अग्निवीर सैनिकों को देश की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके अंदर प्रायोरिटी दी जाए। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का सर्कुलर है, आपसे साझा करेंगे। तो ये है इनकी सोच समझ, चाल चरित्र। तो इसलिए इनसे ज्यादा उम्मीद रखना जो है सही नहीं है। इनको बाहर निकालकर सत्ता से बेदखल करना जरूरी है, वरना ये देश की सेना, सैनिकों, शहीदों और आम नागरिकों को, युवाओं को जिस तरह से उनका हश्र किया जा रहा है वो होता रहेगा। सर, कांग्रेस हमेशा से अग्निवीर योजना पर हमलावर रही है। अगर सरकार परिवर्तन होता है अगले 3-4 साल में, जब भी चुनाव है, तो क्या अग्निवीर योजना आप लोग बंद करेंगे? राहुल गांधी जी, खड़गे जी, उनका बड़ा क्लियर स्टैंड है, कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। 2024 का हमारा जो घोषणा पत्र था उसके अंदर बड़ा क्लियरली मेंशन है कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, तो अग्निवीर योजना को तुरंत प्रभाव से खत्म कर दिया जाएगा। और जो लोग 2022 में अग्निवीर योजना लाने के समय 1.5 लाख बच्चे जो सिलेक्ट हो रखे थे आर्मी में, एयरफोर्स के अंदर, उन लोगों को सही तरीके से उनका रिहैबिलिटेशन करने का काम भी कांग्रेस सरकार करेगी।